नमस्कार साथियों, मैं रमेश चौहान स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एग्जाम फैक्ट में। तो दोस्तों, एस्टेट के सिलेबस की वीडियो हम लोग पहले ही अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम एस्टेट के जो प्रीवियस एग्जाम्स हो चुके हैं उनका जो कॉमर्स पोर्शन है तो उसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको यहाँ पे देने वाले हैं। तो एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम फैक्ट पर बहुत 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 स्वागत है। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हमने आप लोगों के लिए स्पेशली एस्टेट के बैच जो है वो लॉन्च करे हैं। तो आप सभी बहुत ही नॉमिनल फीस पर हमारी एप्लीकेशन पर जाकर इस बैच का फायदा उठा सकते हैं। बहुत ही जल्द हम एस्टेट के इस बैच को लॉन्च कर रहे हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं अपने पेपर का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल इज हेडेड बाय। केंद्रीय ग्राहक सुरक्षा काउंसिल का नेतृत्व करता है, कौन करता है? तो ऑप्शन ए, फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन 2, द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द कंज्यूमर अफेयर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑप्शन 3, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल अफेयर कंज्यूमर अफेयर। और ऑप्शन 4, प्राइम मिनिस्टर। तो यहां पे जो ऑप्शन 2 है वही इसका सही आंसर रहने वाला है। कहते हैं कि जो मिनिस्टर इंचार्ज है ना किसका, कंज्यूमर अफेयर का, वही इसका क्या होता है, वही हेड होता है। नेक्स्ट हमारे पास है अगला क्वेश्चन, द स्टेप्स इन द सेलिंग प्रोसेस इन विच द सेल्स पर्सन आइडेंटिफाइज क्वालिफाइड पोटेंशियल कस्टमर्स। कहता है विक्रय प्रक्रिया का वो चरण जिसमें विक्रेता संभावित ग्राहकों की पहचान करता है। तो यहां पे जो 4 स्टेप्स या 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं इनमें से जो सबसे सही आंसर है वो मेरे हिसाब से नंबर 3 है, प्रोस्पेक्टिंग। कहते हैं यही है हमारे सेलिंग का वो स्टेप जहां पर भविष्य के या भावी ग्राहकों की पहचान करी जाती है। नेक्स्ट नंबर 3, निम्न में से क्या कोषों के उपयोग में शामिल नहीं है, यानी कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड द यूज ऑफ फंड्स। तो यहां पे 4 ऑप्शन आपके सामने है। ऑपरेटिंग लॉसेस, तो कहते हैं क्या इसमें फंड्स का यूज होता है? तो जी हाँ, बिल्कुल होता है। उसके बाद पेमेंट ऑफ डिविडेंड, जी हाँ, ये भी फंड का यूज है। और नॉन ट्रेड पेमेंट, इसका मतलब कोई लोन वगैरह चुकाया होगा तो वो चीज नॉन ट्रेड पेमेंट की कैटेगरी में आ जाती है, तो ये भी यूज ऑफ फंड की कैटेगरी में आता है। लेकिन शेयर्स के बदले, यानी कि परचेजिंग ऑफ फिक्स्ड असेट्स अगेंस्ट शेयर्स के अंशों के बदले जब हम यहाँ पर कोई असेट्स परचेज कर रहे होते हैं तो वो फंड में शामिल नहीं होते, यानी कि वो फंड का यूज नहीं है। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉम्बिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन एंड रिसेशन इज, यानी कि मुद्रास्फीति और मंदी का जो संयोजन है, कॉम्बिनेशन है, वो क्या कहलाता है? तो देखिए ये एक खास तरह की परिस्थिति हो जाती है इकोनॉमी के अंदर। यहां पर क्या होता है कि महंगाई भी साथ के साथ बढ़ रही होती है, ठीक है, महंगाई भी बढ़ रही है और प्लस मार्केट में मंदी भी है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है और इसी को हम यहाँ पे नाम देते हैं स्टैगफ्लेशन। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इट इज एस्टिमेटेड दैट द प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट वाई, यानी कि कहते हैं कि भी एक प्रोडक्ट है वाई नाम का, उसको बनाने के लिए, उसकी एक यूनिट को बनाने के लिए हमको 5 किलो मटेरियल यूज होता है, ठीक है। यानी कि स्टैंडर्ड जो हमारे पास है, क्वांटिटी की अगर बात करी जाए तो 5 kg पर यूनिट, ये हमारे पास है। उसके बाद फिर कहता है स्टैंडर्ड प्राइस, तो भाई यहां पे स्टैंडर्ड प्राइस जो है वो कितना आ रहा है, 1.5 रुपीज, ठीक है। उसके बाद फिर कहता है जो एक्चुअल क्वांटिटी यूज हुई है, एक्चुअल क्वांटिटी वो हमारे पास है 7000 kg। और जो एक्चुअल आउटपुट आ गया हमारे पास वो आ गया भाई कितना, कितनी यूनिट प्रोड्यूस करी, बोली 1500। अब ये डाटा हमारे पास गिवन है, इसको यूज करते हुए हम लोगों ने क्या क्या निकालना है, हमने निकालना है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, हमने निकालना है मटेरियल प्राइस वेरिएंस और हमने निकालना है मटेरियल यूजेज वेरिएंस। तो इंफॉर्मेशन हमारे पास यही है। तो सबसे पहले मेरे पितरों, सॉरी मेरे मित्रों, हम अभी श्राद्ध चल रहे हैं ना भाई, इसीलिए पितर मुझे निकल गया। तो सबसे पहले मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, हमने यहाँ पे इनके फार्मूलाज को माइंड में रखना है। कहता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का क्या फार्मूला है, प्राइस वेरिएंस का क्या फार्मूला है और मटेरियल यूजेस वेरिएंस का क्या फायदा फार्मूला है। तो सबसे पहले जब हम बात करें मटेरियल
प्राइस वेरिएंस, सॉरी कॉस्ट वेरिएंस है कि प्राइस है, हाँ कॉस्ट वेरिएंस है। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का जो हमारे पास यहाँ पे फार्मूला आ रहा है उसको हम देखते हैं वो क्या कहता है। ये कहता है भाई देखिए हमारे पास एमपीवी, देखिए मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस और प्लस मटेरियल यूजेज वेरिएंस, ठीक है, इन दोनों का टोटल ही हमारे पास कॉस्ट वेरिएंस की कैटेगरी में आता है। तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे एमपीवी निकालना पड़ेगा और एमयूवी निकालना पड़ेगा। तो एमपीवी निकालने का जो फॉर्मूला हमारे पास है वो सीधा सीधा है भाई, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई बाई एक्चुअल क्वांटिटी। तो हमने पता करा स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 1.5 और एक्चुअल प्राइस कितना है 1.6, क्योंकि ये हमारे पास स्टैंडर्ड था, ये एक्चुअली में इतने में हमने परचेज करा। और फिर कहता है हमारे पास एक्चुअल क्वांटिटी कितनी यूज हुई, बोले 7000 केजी। अब जैसे इसका सॉल्यूशन करेंगे हमारे पास -0.10 मल्टीप्लाई बाई 7000 इज इक्वल टू 700। अब ये कौन सा आया, तो ध्यान दे ये माइनस है तो ये एडवर्स बैलेंस शो कर रहा है, ये फेवरेबल नहीं है, ठीक है। यानी कि हमारी जो कॉस्ट पहले हमने 1.5 रुपया मानी थी उसकी कॉस्ट बढ़ के कितनी हो गई है, उसकी कॉस्ट बढ़ के हमारे पास कितनी 1.6 पैसा हो चुकी है। इसका मतलब हमारे पास जो 700 रुपये का डिफरेंस यहाँ पे आया, ये एक्स्ट्रा पैसा हमारा खर्च हो गया। तो देखिए 700 यानी कि एमपीवी जो कि सेकंड है हमारे पास है एमपीवी, हाँ एमपीवी ये सेकंड है, तो इसमें सेकंड में 700 दो जगह पे आ रहा है, इधर भी। लेकिन ध्यान दे हमारे पास ये एडवर्स है, ए आया है और एडवर्स तो सिर्फ यही है। तो होपफुली की उम्मीद यही है कि हमारे पास यही इसका सही आंसर मिले। तो अब हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट, कहता है जी मटेरियल यूजेज वेरिएंस को फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो क्या कहता है भाई, आपका एस क्यू यानी कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस आपका एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड प्राइस। तो इधर देखो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है, तो पता किया देखो 1500 यूनिट बनाने के लिए हर यूनिट पे 5 किलो खर्च होता है, तो कितना 0.05 7 25 2 5 1 5 और 2 7, ये कहते हैं जी 7500 तो हमारे पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी हो जाएगी। और एक्चुअल क्वांटिटी कितनी आई हमारे पास, कह रहे हैं 7 और उसके गुना में कितना एसपी कितना स्टैंडर्ड प्राइस कितना 1.5। तो इसका जैसे रिजल्ट निकालेंगे तो ये कहता है जी 500 गुना में 1.5 बराबर कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया भाई 750। लेकिन कौन सा है भाई, फेवरेबल। यानी कि जहां पे हमारे 7500 किलो माल खर्च होना था वहां पर सिर्फ 7000 किलो माल खर्च हुआ, जिसकी वजह से हमको 750 रुपए का फायदा हो गया। तो ये देखिए 750 फेवरेबल कहाँ है, 750 फेवरेबल ये देखो 750 फेवरेबल भी यही आ रहा है, यानी कि ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। लेकिन सर ये भी निकालना है ना, तो उसका फार्मूला हम आपको पहले बता चुके हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बोले एमपीवी कितना है, कहते हैं 700, लेकिन कौन सा एडवर्स, तो यहाँ पे -700 प्लस 750, तो प्लस 750 में आने के बाद क्या है एड भी हमारे पास कितना आ गया भाई 50 रुपए फेवरेबल बैलेंस इसका जो है वो आ गया 50। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 50 फेवरेबल, बिल्कुल जी हाँ, हमारे पास 750 फेवरेबल, बिल्कुल जी हाँ, और हमारे पास 700 एडवर्स, बिल्कुल जी हाँ। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर और यहाँ पर ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वो कहता है एडजस्टिंग प्राइस कंटिन्यूअसली टू मीट द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नीड ऑफ द इंडिविजुअल कस्टमर्स एंड सिचुएशंस इज। तो कहते हैं भाई व्यक्तिगत ग्राहकों और स्थितियों की विशेषताओं और जरूरतों को पूरा करने के लिए कीमतों में लगातार परिवर्तन या लगातार एडजस्टमेंट करना क्या कहलाता है। तो ध्यान दो, जब हम यहाँ पे लोगों की ज़रूरतों के अकॉर्डिंग, लोगों की आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग हम लगातार प्राइसेस में चेंज करते रहते हैं, तो क्या हो रहा है, प्राइस डायनेमिक हुए कि नहीं हुए भाई, ये कहलाएगा ना कि लगातार परिवर्तनशील कीमतें हैं, ठीक है, परिवर्तनशील कीमतें हैं।
तो इनमें से जो भी परिवर्तनशील आपको दिखेगा ना वही आंसर है। तो चलिए चेक करते हैं। तो डायनेमिक प्राइसिंग यहाँ पर इसका आंसर बन रहा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेजेज रेट ₹30 पर हावर, यानी कि 30 रुपए प्रति घंटा की दर से मजदूरी दी जाती है। ये बात ध्यान में रखें, पॉइंट नंबर 1। फिर यहाँ पे कहता है स्टैंडर्ड टाइम, कहता है सामान्य रूप से जो स्टैंडर्ड टाइम है वो कितना है, 6 घंटे। फिर यहाँ पे एक्चुअल टाइम है वो कितना है, 4 घंटे। ठीक है जी। और फिर कहते हैं कि आप लोगों ने इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए रोवन प्रव्याजी के थ्रू, यानी कि रोवन का जो प्लान है उसके अकॉर्डिंग आपने निकाला। तो इसका भी फॉर्मूला है भाई, सीधा सीधी बात है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो बात, बंदे ने जितना जो भी हमारे पास फॉर्मूला वो क्या है, टाइम टेकन मल्टीप्लाई वेजेज पर हावर प्लस हमारे पास जो भी है टाइम टेकन डिवाइड बाई स्टैंडर्ड टाइम मल्टीप्लाई बाई टाइम सेव्ड मल्टीप्लाई बाई वेज रेट पर हावर। ठीक है। अब देखा जाए टाइम टेकन कितना टाइम लिया उसने तो सर जी 4 घंटे में काम पूरा कर दिया है, तो 4 गुना में वेजेस कितना है, बोले 30। अब प्लस में बोले टाइम टेकन कितना टाइम लिया उसने, 4। स्टैंडर्ड टाइम कितना था, 6। फिर हमारे पास सॉरी मल्टीप्लाई है, कितना समय बचाया, 2 घंटे। और जो है पर हावर रेट कितना है, बोले 30। तो अब मैं इसका देखो यहाँ पे 120, तो सीधा सीधा ये हो गया। अब 6 पंजे 30, 5 दूनी 10, ठीक है, और 10 चौके 40, कितना आया, 160। तो यहाँ पर 160 ही इसका सही आंसर है और आंसर आपके सामने है। क्लियर। तो हमारे पास ध्यान दें, रोबन प्रव्याजी का फार्मूला है, इस फार्मूले का ध्यान में रखें। कहता है ये हमारे पास अभी फार्मूला, ठीक है। उसके बाद फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वो कहता है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज ए लॉन्गर टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। कहता है कि लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो इनमें से कौन सा है। तो देखिए अर्निंग पर शेयर रेशियो, इसको लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो में डालते हैं क्या, प्रोप्राइटरी रेशियो को डालते हैं क्या, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को डालते हैं, या कैपिटल टर्नओवर रेशियो को डालते हैं। तो देखिए ध्यान से, सॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है, शोधन क्षमता कहते हैं भाई, यानी कि कर्जा उतारने की क्षमता, कर्जा उतारने की क्षमता या कर्जा चुकाने की क्षमता। अब इस क्षमता की बात कर रहे हैं कौन सी, और ये लॉन्ग रन। अब लॉन्ग रन की जो पेमेंट है लोन्स की, कर्जों की, वो तो हमारे पास लॉन्ग टर्म यूं कहा जाए कि भी कैपिटल में से दिया जा सकता है ना, यानी कि हमारे पास जो लॉन्ग टर्म फंड्स पड़े हैं उन्हीं में से दिया जा सकता है। उसका सीधा सीधा कंपैरिजन हम लोग करते हैं प्रोप्राइटरी रेशियो के थ्रू। तो ऑप्शन नंबर सेकंड, प्रोप्राइटरी रेशियो इज द एग्जैक्ट आंसर। नेक्स्ट, पीपल शिफ्ट देयर स्पेंडिंग अक्रॉस फूड। कहते हैं कि भी लोग है ना, परिवार जो है अपनी आय बढ़ने पर, परिवार की आय बढ़ने पर भाई अपने फूड पे, भोजन पे, अपने आवास पे, परिवहन पे, हेल्थ केयर पर और अन्य वस्तुओं और सेवाओं की श्रेणियों में अपने खर्च को स्थानांतरित करते हैं। इस नियम को क्या कहते हैं। तो देखो भाई यहाँ पे एंगल्स लॉ है, ठीक है, हमारे पास सॉरी एंजल्स लॉ है, सॉरी एंगल बोल दिया, एंजल्स लॉ है, फिर यहाँ पे पीटर का लॉ है, फिर जॉन्स लॉ है, फिर राइट्स लॉ है। तो यहाँ पे कौन सा लॉ है, तो हमारे पास एंजल्स लॉ इसका सही आंसर है। तो कहते हैं एंजल जनाब ने बोला था ऐसा कि भी जिस भी व्यक्ति की आय बढ़ेगी वो अपनी आय को, कहता है अब भोजन, हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ केयर और अदर गुड्स के ऊपर इनको कैटेगराइज करना शुरू कर देगा। नेक्स्ट, कर की दर और कर राजस्व के बीच में रिलेशन कहलाता है या संबंध कहलाता है। तो ये कौन सी कर्व है जो यहाँ पे आपको बता देती है। तो कहता है भी मोस्टली हमारे पास लाफर कर्व ही होना चाहिए इसका आंसर। जी हाँ, तो लाफर कर्व हमारे पास हमको बताती है क्या क्या, कहता है कि भी टैक्स की रेट में और टैक्स के या अमाउंट ऑफ टैक्स रेवेन्यू में जो रिलेशन है ना, एस्टेब्लिश करती है कौन सी, लाफर कर्व। बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन सिचुएशन in which an economic gain by one country result in an economic loss by another country। कहता है एक देश की जीत दूसरे देश की हार, यानी कि एक को फायदा तो दूसरे को नुकसान। और ये बिल्कुल सेम होता है, जितना नुकसान हो रहा है उतना ही फायदा भी होगा। तो ये कौन से मेथड में आते हैं, यहाँ पे जीरो सम गेम के अंदर होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, या इकोनॉमिक बैलेंस। तो यहाँ पे आप बैलेंस पे मत जाइएगा, ठीक है, ये ठीक नहीं है। जो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 1 जीरो सम गेम है। ये ऐसा क्यों है, तो सुनिए ध्यान से।
क्योंकि जब दो कंट्रीज के बीच में बहुत ही टफ कंपटीशन होता है ना, तब ये सिचुएशन देखने को मिलती है। जैसे हम बात करें इंडिया वर्सेस चाइना, ठीक है। अब बात करें इधर चाइना का कंपटीशन इंडिया के साथ भी है और चाइना का कंपटीशन भाई यूएसए के साथ भी है। तो जिन कंट्रीज के अंदर यूएसए बिजनेस कर रहा है वहां पे चाइना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश करता है, तो जहां पर चाइना का इन्फ्लुएंस है वहां पे यूएसए और इंडिया अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ हमेशा चलती रहती है, यही हमारे पास इसका है। तो यानी कि जीरो सम गेम हमारे पास इसका सही और एग्जैक्ट आंसर रहने वाला है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मैंने पहले ही बताया है कि हमने अपनी एक एप्लीकेशन लॉन्च करी है एग्जाम फैक्ट एकेडमी के नाम से। तो सबसे पहले तो आप जाएं प्ले स्टोर पे, गूगल प्ले स्टोर पे जाएं या iOS स्टोर पे जाएं, एप्पल स्टोर पे जाएं, तो वहां पर एग्जाम फैक्ट एकेडमी के नाम से आप लोग हमारी एप्लीकेशन को सर्च करें और उसको डाउनलोड करें और इंस्टॉल करें। और जो गौर करने वाली बात है, अगर आप डेफिनेटली एचटेट की प्रिपरेशन को दिलोजान से करना चाहते हो, यकीनन आप इस पेपर को क्रैक करना चाहते हो, तो बहुत ही नॉमिनल फीस के साथ आप हमारे इन पेड कोर्सेज में अपने आप को एनरोल कर सकते हो और समय रहते हुए सारी चीज़ों को फायदा उठा सकते हो और एचटेट क्रैक करके भविष्य में टीचर बनने के अपने सपने को पंख लगा सकते हो। तो इसी के साथ अब हम आगे चलते हैं। तो यहाँ ये ध्यान में रखें जरूर, फीस जरूर है लेकिन बहुत ही नॉमिनल, आपको लगेगा कि हाँ एक जेन्युइन कंटेंट आपको यहां पे मिलेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि भी इन FSND क्लासिफिकेशन द मटेरियल F स्टैंड फॉर, ठीक है। ये कहते हैं भाई सामग्री के FSND वर्गीकरण में F का क्या मतलब है। F का मतलब फर्स्ट, फास्ट, फ्यूचर, फ्रीक्वेंसी। तो मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन सेकंड है ना, वो सही आंसर है। तो जी हाँ बिल्कुल फास्ट। अब बंदा कहेगा बोले सर जी ये FSND होता क्या है, ये तो बता दो। तो सुनिए गौर से, तो ये FSND हमारे पास कहते हैं, देखिए आप लोगों ने लिफो फीफो सुना होगा, ठीक है। लिफो फीफो ये कुछ वैसा ही है भाई। लिफो फीफो वहां पे तो मटेरियल को इशू करने वाली प्रोसेस है, यहाँ पे कहते हैं कि कौन सा मटेरियल जल्दी खत्म हो रहा है, कौन सा मटेरियल स्लो स्लो खत्म हो रहा है, कौन सा मटेरियल नॉर्मल सामान्य मूविंग हो, उसकी कोई ज्यादा वो नहीं, और कौन सा बिल्कुल ही नहीं निकल रहा। तो इसी को हमने यहाँ पे FSND के नाम से डिनोट कर दिया, यानी कि F फॉर फास्ट मूविंग, या S फॉर स्लो मूविंग, N फॉर नॉर्मल मूविंग, D फॉर डेड आइटम्स, या जो बिल्कुल निकलने से ही निकल रही, जो कि हमारे पास क्या है, किसमें कॉस्ट अकाउंटिंग के इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर ऐसे क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ए मल्टीपल चॉइस, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है भाई, सीधा सीधा कहते हैं कि बहु विकल्प कूट प्रश्नोत्तरी में प्रत्येक प्रश्न के 5 विकल्प दिए हैं जिनमें से एक सही उत्तर है और 10 प्रश्नों में से 6 उत्तर सही होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी का ये क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं कराऊंगा, मैं सीधे इनका ऑप्शन या इनके आंसर्स आपको दे दूंगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इनको हम क्लास में प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन 3 है ना, वो यहाँ पे 0.0055 इज द एग्जैक्ट आंसर। द नेक्स्ट ये भी प्रोबेबिलिटी से उठा लिया गया भाई। तो कहते हैं कि 12 प्याले 3 तश्तरियों में समान संख्या में कितने तरीकों से रखे जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो एग्जैक्ट आंसर है वो कहता है कि भी 5775 तरीकों से इसको रखा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि विद द मैक्सिमम शेयर एप्लीकेशन मनी कैन बी, कहते हैं कि भी जो एप्लीकेशन मनी होती है उसके ऊपर कितना दे। देखो मिनिमम की जब बात करी जाती है तो मिनिमम हमारे पास वो तो भाई ऐसा मान लो कि भी 5% इसका लगाया जा सकता है मिनिमम, या अप्रोप्रिएट की बात करी जाए तो बोले कितना, लेकिन 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 जब ध्यान दे अधिकतम की बात करी जाए, ठीक है भाई, एक एप्लीकेशन पे पहले 20-25% का हुआ करता था। फोन आ रहा है बार बार, चलो बजने दो। इधर जो सिचुएशन आ रही है उसको फोकस करते हैं। तो यहाँ पे एग्जैक्ट जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है ना, वो सही आंसर है। तो फुल इश्यू प्राइस ऑफ द शेयर्स, इसको हम एप्लीकेशन मनी के साथ एक बार में ही मंगवा सकते हैं। नेक्स्ट, एक्स इज ए माइनर mispresenting that he is a major induced y to enter into a contract, x is, तो भाई x एक नाबालिग है, माइनर है, और उसने ये गलत तरीके से बताया कि वो बालिग है और उसने y को कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री करा ली। तो अब यहाँ पे x है क्या x उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए लाइबल है? नहीं, लाइबल नहीं है। लाइबल है उसको कंपनसेट करने के लिए, और लाइबल है
ऑन द कॉन्ट्रैक्ट अटेनिंग मेजोरिटी में, जब वो मेजोरिटी में आ जाएगा, ठीक है, यानी कि जब वो लगभग 18 का हो जाएगा तब उसके बाद फिर वो लायबल होगा। तो इसका आंसर है नहीं, वो इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए बिल्कुल भी लायबल नहीं है, ये ध्यान में रखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीवी रेशियो ऑफ द फर्म इज 50% एंड द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 40%, यू आर रिक्वायर्ड टू वर्क आउट बीईपी, यानी कि आपको बीईपी फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट करना है, और नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट यानी कि शुद्ध लाभ आपको बताना है, जबकि सेल्स हमारे पास कितनी है, 5 लाख। बिल्कुल सही बात है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, बोले सर, बोले क्या, कि सर जी हमने यहाँ पे बीईपी फाइंड आउट करना है। तो बीईपी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हमारे पास है सेल्स माइनस एमओएस। अब सर एमओएस कितना है, तो ध्यान दे, तो यहाँ पे सेल्स मल्टीप्लाई बाई जो भी हमारे पास है एमओएस का रेट है ना वो चीज, तो ये कितना आ गया भाई, ये कहता है जी 40% हमारे पास है, तो क्या होगा 5 लाख का 40% हम फाइंड आउट करेंगे, तो ये हमारे पास आ गया भाई लगभग 2 लाख। कितना आ गया, 2 लाख, 2 लाख हमारे पास हो गया, यानी कि एमओएस 2, और बीपी कितना है सेल्स, तो सेल्स कितना है, बोले 5 लाख, उसमें से जब 2 लाख माइनस करेंगे तो बाकी जो बचा हमारे पास वो क्या है, वो बीईपी तो बचा, कितना आ गया 3 लाख। कितना आ गया 3 लाख। तो ऑप्शन ए कहता है कि हमारे पास जो बीईपी है वो है 3 लाख, तो 3 लाख कहाँ है, 3 लाख इधर, भाई बीईपी हमारे पास है 3 लाख। और ऑप्शन बी बोले प्रॉफिट, तो प्रॉफिट को कैसे करेंगे, तो भाई आपका जो पीवी रेशियो है 50 मल्टीप्लाई बाई एमओएस 40 डिवाइड बाई 100, ये क्या हो जाएगा, 0 से 0 हो गया, 0 0, और फिर हमारे 5 का 20, तो कहता है जी 20%। अब ये 20% लाभ है, तो 5 लाख का 20% जब हम फाइंड आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 से 0 हो गया, कितना हो गया हमारे पास, कहता है 1 लाख रुपया। ठीक है, तो ये तो है जी प्रॉफिट हमारा, ठीक है, और ये हमारे पास हमारा है बीईपी, तो 3 लाख और 1 लाख इसका सही आंसर है, जो कि 3 लाख इधर और 1 लाख इधर है। तो एग्जैक्ट आंसर आपको इसके समझ में आया होगा, जी हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट, द एसोसिएशन क्लॉज ऑफ ए पब्लिक कंपनी हैज टू बी साइंड। एसोसिएशन क्लॉज, देखो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये हमारे पास मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये वही है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और ये कितने लोगों द्वारा साइन करा जाता है, तो बेसिकली आपको पता है ना मिनिमम मेंबर कितने होने चाहिए पब्लिक के अंदर, 7। पब्लिक कंपनी में सामान्य रूप से कितने मेंबर, मिनिमम 7 होने चाहिए, तो यही इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास है, कहता है एक बजट है भाई, A budget is an estimate of future needs arranged according to an orderly basis covering some or all of the activities of an enterprise for a definite period of time। तो कहते हैं कि निश्चित समय अवधि के लिए, तो यहाँ पे हिंदी में पढ़ देता हूँ मैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। कहता है बजट भविष्य की आवश्यकताओं का अनुमान है, जी हाँ, जो एक उपक्रम की एक समय की निश्चित अवधि के लिए कुछ और सभी गतिविधियों को शामिल करता हुआ क्रमबद्ध आधार के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। ये परिभाषा किसने दी है, लंबी चौड़ी परिभाषा है भाई, कि सिंपल सी बात है, यहाँ पे कहा गया है कि बजट जो है ना भविष्य के लिए प्लानिंग है, तो यहाँ पे जॉर्ज आर टेरी उन्होंने इस डेफिनेशन को दिया है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए परफॉर्मेंस असेसमेंट इन विच co-workers provide input into employees performance। तो कहते हैं एक प्रदर्शन मूल्यांकन जिसमें सहकर्मी कर्मचारी के प्रदर्शन में इनपुट प्रदान करता है, यानी कि अगर फर्म के अंदर कर्मचारी ए और कर्मचारी बी है और बी की परफॉर्मेंस को यहाँ पे देखा जा रहा है, तो जो मैनेजमेंट है ना तो वो ए से भी पूछेगी, भाई तो बता क्या है इसका हालचाल। तो ऐसी जो सिचुएशन है इसको हम कौन सा, यानी कि हमारे पास परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का कौन सा मेथड समझते हैं, तो यहाँ पे पीयर इवैल्यूएशन इसका सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 पीयर इवैल्यूएशन इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट, द थर्ड स्टेज ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट। ठीक है भाई, ग्रुप डेवलपमेंट की थर्ड स्टेज की बात कर रहा है, कैरेक्टराइज्ड बाय क्लोज रिलेशनशिप एंड कोएसेंसिव इज नोन एज। तो समूह के विकास का तीसरा चरण जिसकी विशेषता क्या है, घनिष्ठ संबंध होना और सामंजस्य होना, उस चरण को कहते हैं क्या, परफॉर्मिंग स्टेज, एडजॉर्निंग, फॉर्मिंग और नॉर्मिंग। तो कौन सा हमारे पास सही आंसर है, तो ऑप्शन 4 यानी कि नॉर्मिंग स्टेज इज द थर्ड स्टेज।
बोले सर हमको तो ये स्टेजेस पता ही नहीं। तो कोई बात नहीं, चिंता क्यों करते हो, है ना, इधर हम बैठे हैं ना। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो भाई, एक साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम इधर आ रहा है, वो क्या साइकोलॉजिस्ट हैं, ब्रूस टकमैन। इन्होंने अपनी फिलॉसफी इन्होंने बताया कि जो भी ग्रुप डेवलपमेंट है ना, वो 5 स्टेजेस से होकर गुजरता है। ठीक है, पहली है फॉर्मिंग। यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई जो मेंबर है ना ग्रुप के, वो अभी एक दूसरे को जान रहे हैं, शुरुआती समय की बात है, यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं है, बस ग्रुप एक हिसाब से फॉर्म हो रहा है। उसके बाद स्टॉर्मिंग, अब वो एक दूसरे को जान चुके हैं, जानने के बाद अब अगला स्टेप है, वो कहता है वो लर्न कर सीख रहे हैं, कहते हैं एक साथ मिलकर काम कैसे करें। अब इस स्टेज के पूरा होते होते उनको काम भी आ गया, दोनों स्टेज पूरी। तीसरी स्टेज में वो कहते हैं कि भाई अब वो एक दूसरे के साथ काम करने में, एक दूसरे से मदद मांगने में कहीं ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, यानी कि अब इस सिचुएशन में वो अपने जो है कि भाई कंफर्टेबल है सारी चीजों को लेकर। और परफॉर्मिंग, भाई अब उनको सारा काम आ चुका है, अब वो मिलके काम करते हैं और अपने हाईएस्ट पोटेंशियल जो है ना वो यहाँ पे पुट करते हैं। और एडजॉर्निंग, बोले भाई अब जो है ना कि भी हमारे पास जो ग्रुप है ना, इसको स्मॉल स्मॉल, यानी कि सब लोगों को सारा काम आ चुका है, अब उनको बड़े ग्रुप की जरूरत नहीं है, वो छोटे छोटे ग्रुप में मिलकर भी काम कर सकते हैं। यानी कि एक लिहाज से बड़े ग्रुप को डिसमेंटल करना, बड़ा ग्रुप उसको डिसमेंटल कर दिया जाता है, उसी प्रोसेस को एडजॉर्निंग कहा जाता है। जैसे कि भी आपने सुना होगा ना, द कोर्ट इज एडजर्न, ये वही वाला एडजॉर्निंग है भाई, यानी कि भंग करना एक लिहाज से। तो ये लास्ट वाली स्टेज होती है, इसके बाद ग्रुप जो है अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह फर्म जो छोटे खंडों को सेवाएं प्रदान करती है जिससे उस उद्योग में अन्य फर्म अनदेखा कर देती हैं। कहते हैं छोटे खंडों में सेवाएं, भाई ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, फर्म है जो कि मार्केट के छोटे सेगमेंट्स को ही अपनी सर्विसेज दे रही है। अब छोटे सेगमेंट्स को सर्विस देने के कारण है ना, अन्य जो फर्म है ना उनको लगेगा अरे कुछ नहीं यार, छोटा सा बिजनेस है, छोड़ो इसको, जबकि वो असली मोटे पैसे कमा रही होती है उधर। तो कहता है उस जो कंडीशन है, इसको क्या कहते हैं, ये जो परिस्थिति इसमें यहाँ पे उस बिजनेस को, तो कहते हैं इसको मार्केट नेचर कहा जाता है। वही है हमारे पास मार्केट, हाँ बिल्कुल मार्केट नेचर इसका सही आंसर है। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कहते हैं कि ए लिमिटेड ने 100 रुपए वाले 2000 पूर्ण चुकता क्षमता अंशों को निर्गमित किया। कितने अंश? 2000। और कंपनी ने टैक्स के बाद 20,000 रुपए इनके ऊपर कमाए। अब बाजार मार्ग यानी मार्केट प्राइस इनका 160 रुपए प्रति अंश है। बस यही चीज यहाँ पे ध्यान देने की। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमको समता अंश पूंजी लागत ज्ञात करनी है। किसके? बोले लाभ प्रतिफल विधि से। ठीक है भाई, यानी कि अर्निंग यील्ड मेथड का यूज करना है हम लोगों ने। हम लोगों को निकालना क्या है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। किसके थ्रू? ईपीएस मेथड के, अर्निंग यील्ड मेथड के थ्रू। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास है भाई, यहाँ पे होता है ईपीएस डिवाइड बाई प्राइस ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाई 100। ये हमारे पास मोनली प्रतिशत में आता है, इसीलिए मल्टीप्लाई बाई 100 करा है। तो अब बंदा कहते हैं बोले सर ये ईपीएस कैसे निकालेंगे? तो यहां पे कहता है जी TOTAL, टोटल अर्निंग डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर, यानी कि टोटल नंबर ऑफ शेयर। तो मुझे पता लगा कुल कितने कमाए सर हमने, यहाँ पे हमने कमाए सर 20,000। नंबर ऑफ शेयर कितना इशू किया था शुरुआत में, ये देखो 2000। तो मैंने 2000, 3 जीरो से 3 जीरो गई, बचे कितने? बचे कितने? बोले सर 2 एकम 2, 10। यानी कि ईपीएस कितना है मेरे पास? 10। तो अब मैं इसको फॉर्मूले को फिट करता हूं। ईपीएस है मेरे पास 10 और मार्केट प्राइस कितना है? तो कहता है जी 160। 10 भाग में 160 गुना में कितना? 100। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1000 डिवाइड बाई 160, जीरो से जीरो गया। 16 16 दूनी 32, 16 43, 16 जो 16 85, 16 छिकम 96, 16 छिक 96, छिप के 96। अब बचा कितना हमारे पास? 4। 16 दूनी 32, 16 3 48, 16 दूनी 32। ठीक है, अब क्योंकि चलना नहीं था जीरो, और 32 के बाद 8, 16 5 80, यानी कि 6.24%। एंड ऑप्शन 1 इज द एग्जैक्ट राइट आंसर। जी हाँ बिल्कुल, 6.25% इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वालिटेटिव टेक्निक ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो कहता है निर्णय लेने की जो, सॉरी क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव नहीं, मात्रात्मक है। तो मात्रात्मक तकनीक कौन सी है? तो ब्रेनस्टॉर्मिंग, डिसीजन ट्री, डेल्फी टेक्निक और कंसेंसस मैपिंग। कंसेंसस मैपिंग
ठीक है, ये हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। डिसीजन ट्री इज द क्वांटिटेटिव टेक्निक ऑफ डिसीजन मेकिंग। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वे फर्म जिनके भविष्य की कमाई को आर्थिक मंदी का सामना करने की संभावना, जिनके भविष्य की कमाई को आर्थिक मंदी का सामना करने की संभावना है, कौन सी फर्में हैं वो, कौन सी बिजनेस है वो? तो यहाँ पे डिफेंसिव कंपनी, डिफर्ड कंपनी, इंडिपेंडेंट कंपनी और डिफ्यूज्ड कंपनी। तो यहाँ पे द राइट आंसर इज डिफेंसिव कंपनी। ऐसा इसलिए क्योंकि इनकी जो सेल और अर्निंग है ना वो मोस्टली स्टेबल रहती हैं, जिसकी वजह से ये आर्थिक मंदी के दौर में भी अपने आप को बचा के रख लेती हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए सिटीजन ऑफ वन कंट्री वर्किंग इन एन अनदर कंट्री। कहते हैं कि भी भारत, कोई भी एक नागरिक है, देश का नागरिक है, वो दूसरे देश में काम करता है, तो वो क्या है? तो सीधे सीधे इसका ऑप्शन हमारे पास है भाई एक्सपैट्रिएट। एक्सपैट्रिएट इज द राइट आंसर। जी हाँ बिल्कुल, एक्सपैट्रिएट हमारे पास है। नेक्स्ट है, उत्पादित और बेची जाने वाली इकाइयों की संख्या जिस पर कंपनी की शुद्ध आय शून्य है। यानी कि भी वो संख्या बताओ जो भी हमारे पास है कि भी कितना प्रोडक्शन करें जिससे हमको ना लॉस हो ना प्रॉफिट हो, यानी कि हमारी जो कॉस्ट है वो बराबर हो जाए हमारे प्राइस के। तो यहाँ पर हमको कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा होता और कोई भी लॉस नहीं हो रहा होता। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? ब्रेक अप वैल्यू, ब्रेक इवन पॉइंट, कॉस्ट एनालिसिस, प्रोडक्शन। तो यहाँ पे ऑप्शन सेकंड बीईपी इज द राइट आंसर। जी हाँ बिल्कुल, बीईपी इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक सही अशक्त परिकल्पना को खारिज करने की त्रुटि। ठीक है कहते हैं कि भी सही अशक्त परिकल्पना को, यानी कि रिजेक्टिंग ट्रू नल हाइपोथेसिस, इस एरर को हम क्या कहते हैं? टाइप 1 एरर इज द राइट आंसर। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। मानवों और उनकी गतिविधियों के बारे में जानने के लिए समाजों के अध्ययन को कहा जाता है। भाई मानव को, देखो अब आप कहोगे सर जी ये तो कुछ साइंस का टर्म लग रहा है, तो देखो मेरे भाई, बिजनेस का काम क्या है? बिजनेस का काम है सोसाइटी को क्या करना? प्रोडक्ट देना। ठीक है, अब बिजनेस को रहना है सोसाइटी में, तो बिजनेस को इस सोसाइटी में रहने वाले लोगों को जो उत्पाद देने हैं, जो प्रोडक्ट देने हैं, तो उससे पहले उसको उन सोसाइटी के लोगों की एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, उनका रहन सहन, उनका कल्चर, उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन लेनी होती है। दैट्स वाई ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे कहता है एंथ्रोपोलॉजी, भाई लोगों के बिहेवियर को समझने के लिए, सोसाइटी को समझने के लिए जिस यू कहा जाए एक्टिविटी का इस्तेमाल किया जाता है, जिस उसको यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, जिसके अंदर कहा टू स्टडी द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड कल्चर। तो कहते हैं कि भी मानव की जो सामाजिकता है और उसके कल्चर को, कल्चर का उद्भव कहाँ से हुआ और कहाँ पे उनका डेवलपमेंट हुआ, कैसे डेवलपमेंट हुआ, इसका नॉलेज अगर बिजनेस को होगा तो बिजनेस कभी भी उस सोसाइटी में डिफेम नहीं होगा। The next question is, those needs are satisfied externally such as psychological and safety needs are। कहते हैं वो जरूरतें जो बाहरी रूप से संतुष्ट हों, जैसे कि शारीरिक सुरक्षा, उनको क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे सबसे पहले बात लोअर नीड, ऑर्डर नीड्स उनको कहा जाता है। कहते हैं जल्दी ही इनको सेटिस्फाई करना आसान होता है ह्यूमन बीइंग के लिए। नेक्स्ट, द मिस्टेक ऑफ पेइंग मोर अटेंशन टू स्पेसिफिक प्रोडक्ट इज अ कंपनीज ऑफर एंड टू द बेनिफिट एंड एक्सपीरियंस प्रोड्यूस्ड बाय दीज प्रोडक्ट। कहते हैं कंपनी द्वारा उत्पादों से उत्पादित लाभ और अनुभव से ज्यादा विशिष्ट उत्पादों पर अधिक ध्यान देने की गलती, उसको क्या कहते हैं? कहते हैं मार्केटिंग मियोपिया। मार्केटिंग मियोपिया, यही इसका सही आंसर है। इसमें होता क्या है तो देखिए ध्यान से। मार्केटिंग मियोपिया एक टर्म है जिसको यहाँ पे 1960 के दशक में प्रोफेसर थियोडोर लेविट ने इसको अनाउंस किया था, इस टर्म को दिया था। अब उनके अनुसार जब कंपनी अपने लॉन्ग टर्म उद्देश्यों की बजाय अल्पकालीन उद्देश्यों को प्राथमिकता देना शुरू कर देती है ना, तो उस वक्त ये कंडीशन शुरू होती है, और जो कि बिजनेस के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होती, क्योंकि ऐसा करने से बिजनेस लॉन्ग टर्म में फेलियर होने की पॉसिबिलिटीज को जनरेट कर लेता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक उत्पाद जीवन चक्र चरण जिसमें एक उत्पाद की बिक्री जल्दी से चढ़ने लगती है, तो ऑब्वियसली ग्रोथ, भाई ग्रोथ, बिल्कुल डेफिनेटली ग्रोथ है। तो ऑप्शन 4, जी हाँ ग्रोथ इज द राइट आंसर। तो ग्रोथ कहते हैं यहाँ पे, यही पे तो होता है कि भाई जब प्रोडक्ट है ना वो जल्दी से जल्दी अपनी सेल्स को बढ़ाना शुरू कर देता है, वो जल्दी से जल्दी, तो ग्रोथ की कंडीशन में ही होता है। नेक्स्ट, उत्पाद को अधिक से अधिक आउटलेट में स्टॉक करना, तो इसको इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। देखो
प्रोडक्ट को बेचने के लिए हमारे पास क्या तरीके होते हैं। एक कंपनी है बहुत भारी भयंकर एडवर्टीजमेंट करता है, लोगों को अपने बारे में बताता रहता है बहुत सारा, और एक लोकल सा प्रोडक्ट, उसका काम क्या होता है, वो अपने प्रोडक्ट को बस हर जगह पे अवेलेबल करा देता है, बिकना अपने आप ही बिक जाता है वो। ठीक है, तो उसी चीज को हम यहाँ पे इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, निम्न त्रुटियों में से कौन सा तलपट को नियम बाह्य करेगा, यानी कि अव्यवस्थित करेगा, या इन शॉर्ट तलपट का बैलेंस मिसमैच होगा। तीन चार कंडीशन आपके सामने, तो कहते हैं कौन सी कंडीशन में ट्रायल बैलेंस का बैलेंस मिसमैच हो जाएगा। तो नंबर एक कहता है 550 के टोटल है सेल्स रिटर्न बुक का, उसको हमने डाल दिया क्रेडिट ऑफ परचेज रिटर्न अकाउंट। तो देखिए ध्यान से, जो सेल्स रिटर्न बुक है उसको तो हम डेबिट करते हैं, लेकिन जो आपका परचेज रिटर्न है वो होता है कौन सा, क्या, क्रेडिट। अब डेबिट होने वाली आइटम को क्रेडिट में डालेंगे तो भाई देखो इससे पता लग जाएगा कि ट्रायल बैलेंस जो है वो क्या हो जाएगा, इक्वल नहीं होगा, उसमें मिसमैच हो जाएगा। फिर कहता है क्रेडिट साइड ऑफ टोटल ऑफ संतोष अकाउंट ओवरकास्ट। अब संतोष का अकाउंट जो है कि भी 100 रुपये होना चाहिए था, लेकिन उसका क्रेडिट साइड, उसकी जो क्रेडिट वो 200 से बढ़ गई, तो ओवरऑल हमारे पास जो ट्रायल बैलेंस का बैलेंस मिसमैच होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि डेबिट साइड तो 100 लिखा और क्रेडिट साइड 200 हो गया, तो 100 से हमारा बैलेंस इंक्रीज नहीं हो जाएगा, तो इसीलिए बैलेंस मिसमैच हो जाएगा, पता लग जाएगा यहाँ से। ये भी ऑप्शन सही है। और सेल्स बुक इज अंडर कास्ट, अरे भाई जब बढ़ जाएगा तभी पता लगेगा, घट जाएगा तभी पता लगेगा, तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। चारों ही कंडीशन में हमको हमारे ट्रायल बैलेंस में होने वाली एरर का तुरंत पता लग जाएगा, सॉरी तीनों ही कंडीशन में, तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा हेनरी फ्योल का एक सिद्धांत नहीं है। अब हेनरी फ्योल भाई आपने पता है ना, प्रिंसिपल के 14 सिद्धांत इन्होंने दिए हैं, सॉरी मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल इन्होंने दिए हैं। तो डिवीजन ऑफ वर्क, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कंट्रोल, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, तो इनमें से कौन सा लिए, कहते हैं यूनिटी ऑफ कंट्रोल। अब यूनिटी ऑफ कंट्रोल का मतलब हमारे पास क्या भाई, ये तो एफ.डब्ल्यू. टेलर का दिया हुआ है ना, ये तो एफ.डब्ल्यू. टेलर यानी कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट वाले उन्होंने दे रखा है। तो नेक्स्ट हमारे पास, तो यहाँ पे कहता है कि भी ए और बी दो पार्टनर हैं, इनका अनुपात 3 और 2 का है। अब सी को वो एक नए पार्टनर के रूप में एडमिट कर रहे हैं, सी को 1/5 हिस्सा यहाँ पे दिया जा रहा है, जो कि वो ए और बी से बराबर लेगा। कैसे लेगा, बराबर बराबर लेगा। तो देखो भाई, सी का हिस्सा है 1/5, इसका 1/2 वो ए से लेगा, और इसी का 1/2 वो बी से लेगा। तो इसका मतलब 2 1 एकम 1, 5 दूनी 10, 1/2 वो लेगा ए से, और 1/10 बोला, और 1/10 वो लेगा बी से। तो अब ए का जो हमारे पास है ना वो देख लेते हैं। ए का पुराना रेशियो हमारे पास है 3/5, उसमें से 1/10 उसने दे दिया किसको, सी को। अब बी का है, बी के हिस्से की बात करें तो उसका हिस्सा है 2/5, उसमें से 1/10 उसने दे दिया किसको, सी को। तो एलसीएम लेंगे हम यहाँ पे दोनों का, तो एलसीएम कितना आ गया 10, तो 5 दूनी 10, 2 तिया 6, 6 - 1 बराबर है 5/10। फिर हमारे पास कहता है जी 10 आ गया इधर एलसीएम, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 4 - 1 बराबर है 3/10। तो यहाँ पे ए, बी और सी, ए का कितना है 5/10 आया नया हिस्सा, इसका 3/10 आया, और इस महाराज को तो 1/5 दे ही रखा है। तो वापस फिर से एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे 5 3, 5 दूनी 10, 2, यानी कि यही हमारे पास सही आंसर 5 3 2, 5 3 2, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये हमारे पास 5 3 2। आई होप कि आपको अब तक सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी, समझ में आ रहा होगा। तो इससे भी बढ़िया कंटेंट आपको जो है कि भी इससे भी बढ़िया तरीके से आपको हमारे जो प्लेटफॉर्म के ऊपर जो क्लासेस दी जाएंगी वो रहने वाली हैं, तो प्लीज उनको जरूर देखना। तो यहाँ पे कहते हैं कि भी गंगापुर शब्द में काम आने वाले अक्षरों में से सभी अक्षरों को लेकर कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, ये भी भाई प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसका सीधा आंसर हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, जो कि कितना है भाई 1080, क्योंकि जब तक इसके कॉन्सेप्ट्स को पूरा नहीं रीड करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्यूशन का कोई इंपैक्ट नहीं बनता इधर। नेक्स्ट है, एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट ऑफ ए बिल द एक्सेप्टर डेबिट। भाई जब यहाँ पे बात करी जाती है बिल को सेवानिवृत्ति, सेवानिवृत्ति मतलब जब बिल का मेच्योरिटी टाइम हो जाता है पूरा, तब उस वक्त जो उसको एक्सेप्टर होता है उसको डेबिट करते हैं। ठीक है, कहां पे, बोले बिल पेबल अकाउंट। ठीक है,
डिस्काउंट अकाउंट में, उसके बिल पेबल अकाउंट एंड डिस्काउंट अकाउंट, नाइदर ऑफ बिल पेमेंट अकाउंट एंड नो डिस्काउंट अकाउंट। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बिल्स पेबल अकाउंट। यही तो करते हैं हम लोग, ठीक है भाई, जो भी देगा हमारे पास जब रिटायरमेंट हो जाती है उसकी, तो एक्सेप्टर को क्या कर दिया, डेबिट करा जाता है, और वो कौन है, बिल पेबल के नाम से। अब कहते हैं ए प्रॉमिस टू पे द एक्सेप्टिंग पार्टी एट सम फ्यूचर डेट। कहते हैं कि भी जो एक्सेप्ट करने वाली पार्टी है वो कहते हैं कि भविष्य में किसी निश्चित तिथि पर आपको हम ये पेमेंट कर देंगे, तो उस प्रॉमिस को यहाँ पे क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है टाइम ड्राफ्ट। क्या कहा जाता है, टाइम ड्राफ्ट। टाइम ड्राफ्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जो है हार्मोनिक मीन हमारे पास है, ज्यादा कुछ नहीं है, निम्नलिखित समूहों का हरात्मक मध्य ज्ञात करना है, तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। ठीक है भाई। नेक्स्ट कहते हैं कि भी एन unauthorized and illegal strike that occurs during the term of an existing contract। एक अनाधिकृत और अवैध हड़ताल जो किसी मौजूदा अनुबंध की शर्तों के दौरान होती है, इसको हम सीधा सीधा वाइल्ड कैट स्ट्राइक कहते हैं। विदाउट एनी प्लानिंग ये स्ट्राइक होती है तो उसको वाइल्ड कैट स्ट्राइक हम लोग कहते हैं, सीधा सीधा। और यहाँ पे वही बताया गया भाई, विदाउट प्लानिंग है तो इलीगल स्ट्राइक है भाई, बस अनऑथराइज्ड है, इसको कोई ऑर्गेनाइज नहीं कर रहा, बस एम ही कुछ लोग हैं जो करके बैठ जाते हैं, तो उसको वाइल्ड कैट स्ट्राइक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, कर्मचारियों को योजना बनाने और अपने काम को नियंत्रित करने का अधिक अवसर देकर नौकरियों में वृद्धि करना, तो जॉब इनरिचमेंट। सीधा सीधा मैं ऑप्शंस की बजाय सीधा सीधा आंसर पे आ रहा हूं, जॉब इनरिचमेंट इसको कहा जाता है, यानी कि आप अपनी जॉब को क्या कर रहे हो, आप अपनी जॉब को और ज्यादा इनरिच कर रहे हो, ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम जॉब इनरिचमेंट कहते हैं। नेक्स्ट, अधिकारियों के लिए वित्तीय सुरक्षा योजना यदि वे संगठन से अलग कर दिए जाते हैं, तो देखिए भाई, आप लोगों ने है ना सुना होगा कि भी जब इंडिया के अंदर थे तो इंडिया के अंदर अनेक वो क्या बोलते हैं उसको वॉलंटरली रिटायरमेंट की योजना थी। तो वो क्या था, वहां पर अधिकारियों के लिए वित्तीय सुरक्षा योजना ही तो थी एक किस्म से, भाई आप अगर काम नहीं करना चाहते, आप संगठन से अलग हो जाए, आप रिटायरमेंट ले लें, आप रिजाइन करें, हम आपको यहाँ पे क्या देंगे, फाइनेंशियल एश्योरेंस। तो वो क्या कहलाती थी, गोल्डन पैराशूट के नाम से इस पॉलिसी को जाना जाता था। और मेनली हमारे पास ये सबसे जो प्लान इसका अमेरिका में देखने को मिला था, अमेरिका में इसके खासी जो है कि भी पहुंच या यूं कहा जाए कि भी प्रचलन रहा है। नेक्स्ट कहते हैं एक आकस्मिक सिद्धांत जो अनुयायियों की तत्परता पर केंद्रित है। कहते हैं एक आकस्मिक सिद्धांत, कहता है एक कंटीजेंट थ्योरी दैट फोकसेस ऑन फॉलोवर्स रेडीनेस। भाई आपके जो फॉलोवर्स हैं वो कितने तत्पर हैं आपके लिए, तो इसके लिए जो कंटीजेंट थ्योरी है उसकी बात करता है। तो यहाँ पे कहता है भाई सिचुएशनल लीडरशिप इज द राइट आंसर, क्योंकि परिस्थितियों के आधार पर जो लीडरशिप आती है ना, वो वहां पर आपके फॉलोवर आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं, ये बात का ध्यान में रख लेना। जैसे अभी अभी हम लोगों ने देखा कुछ समय पहले एलविश यादव को, तो वहां पर भी क्या था, एक लिहाज से यही थ्योरी काम कर रही थी। कहते हैं कि भी वहां पे उसके जो फॉलोवर्स हैं उसके लिए हर चीज करने के लिए तैयार हो रहे थे, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, ये सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी होती है, परिस्थितियों के आधार पर एक व्यक्ति लीडर बन जाता है, अदरवाइज इसका कोई सिस्टम नहीं है। द नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन assumption ऑफ मोनोपोली मार्केट। तो कहते हैं कि निम्न में से कौन सा एकाधिकार बाजार की मान्यता नहीं है। तो सबसे पहला मान्यता नहीं है, नहीं पे फोकस करना, ध्यान रखना इस चीज को। तो कहते हैं देयर इज वन सेलर एंड प्रोड्यूसर ऑफ द होमोजेनियस प्रोडक्ट। जी हाँ, इसमें तो होता है भाई, एक ही सेलर और प्रोड्यूसर तो होता है ना, जो एक जैसे प्रोडक्ट बनाता है, तो ये तो भाई इसकी मान्यता है। फिर देयर आर नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, भाई जब एक ही व्यक्ति बनाएगा तो उसका सब्स्टिट्यूट कहां से होगा, तो ये भी मोनोपोली की मान्यता है। नेक्स्ट, there is pure competition in the factors market so that the price of each input he buys is given to them। तो कहते हैं कि भी प्योर कंपटीशन, अरे कंपटीशन कहां से होगा बताओ, तो नहीं होता भाई मोनोपोली में, प्योर कंपटीशन कहां से आएगा, इसी बात को लेकर चले। फिर द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय वन फर्म इज क्लोज सब्स्टिट्यूट फॉर द अदर फर्म्स, ये भी हमारे पास कहता है। तो यहाँ पे ध्यान दो, ऑप्शन 3 और 4 में से कौन सा सही है, ठीक है। द प्राइस ईच इनपुट ही बाइज इज गिव टू दैम, तो ये ध्यान दे हमारे पास ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि ये देखो प्योर कंपटीशन तो हमारे पास है, लेकिन उसके साथ साथ इन द फैक्टर्स मार्केट सो दैट द प्राइस ऑफ ईच इनपुट ही बाइज इज गिवन टू हिम। वो कहता है कि अपने हर इनपुट का, क्योंकि प्योर कंपटीशन की बात वो नहीं है, तो अपने हर इनपुट का जो पूरी की पूरी कीमत है वो वसूल करता है। नेक्स्ट
अगला क्वेश्चन हमारे पास है, वो कहता है कि भी पिछली दिनचर्या और वर्तमान नीतियों का प्रयोग करके त्रुटियों को ठीक करने के, सिंपल सी बात है भाई, इतिहास से सीखो और वर्तमान नीतियों में जो भी परिवर्तन करना है उसको करके अपनी जो एरर, जो गलतियां आपसे हुई उनको ठीक करो। तो बोले इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं भाई सिंगल लूप लर्निंग। क्या कहते हैं? सिंगल लूप लर्निंग। तो ध्यान से देखो यहाँ पे, मेकिंग एडजस्टमेंट टू करेक्ट ए मिस्टेक और ए प्रॉब्लम। कहते हैं कि भी आपने क्या करना है? एडजस्टमेंट करनी है। क्या करने के लिए? करेक्ट करने के लिए किसी गलती को या किसी समस्या को। नेक्स्ट हमारे पास, द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड द नेट नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू। तो देखिए हमारे पास ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी और यूं कहा जाए कि भी नेट नेशनल प्रोडक्ट, इन दोनों में अगर अंतर है, नॉट इक्वल है, तो इनका अंतर है ना, वो क्या होगा? वो होता है जी डेप्रीशिएशन। ठीक है, डेप्रीशिएशन इन दोनों का अंतर होता है। और जी हाँ, बिल्कुल डेप्रीशिएशन हमारे पास सही जवाब है। नेक्स्ट है भाई, विच इज द सेंट्रल बैंक। अरे क्या हलवा क्वेश्चन दे रखा भाई, आरबीआई है। ठीक नेक्स्ट वह असुरक्षित काल्पनिक कॉर्पोरेट ऋण जिसकी विशेषता है परिपक्वता पर एकल भुगतान। तो ये इसने ध्यान से देखो, काल्पनिक बोला मैंने, काल्पनिक नहीं है, अल्पकालिक है। ठीक है भाई, वो अल्पकालिक असुरक्षित कॉर्पोरेट ऋण जिसकी क्या विशेषता है कि उसकी पेमेंट को एक बार में ही दे दिया जाएगा। ठीक है, बार बार या इंस्टॉलमेंट या ईएमआई वगैरह में नहीं होता, सारी पेमेंट एक बार में करनी होती है। तो कमर्शियल पेपर्स इसका सही आंसर। तो कमर्शियल पेपर, बाकी सबको हम यहाँ पे बाद में इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर सकते हैं। Which of the following is not a big five factor? तो बिग फाइव फैक्टर इनमें से कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे कहते हैं कि एक्सट्रोवर्जन है या नहीं, देख लो। फिर यहाँ पे एग्रीएबलनेस, ठीक है, फिर यहाँ पे इमोशनल स्टेबिलिटी और फिर सेल्फ मॉनिटरिंग। तो यहाँ पे कहते हैं कि 5 बिग फैक्टर्स के अंदर कौन सा शामिल नहीं है, तो वो आप लोगों ने बताना है। तो द आंसर इज सेल्फ मॉनिटरिंग। इससे ऊपर वाले तीनों के तीनों हमारे पास 5 बिग फैक्टर्स के अंदर इंक्लूड करे जाते हैं। बोले सिर्फ 5 बिग फैक्टर चीज क्या है? देखो ध्यान से, सबसे पहले तो बात ये पर्सनैलिटी ट्रेट है भाई, आपकी जो पर्सनैलिटी है उसके बारे में कि आप कैसे हो, ओपननेस। ठीक है, फिर यहाँ पे कहते हैं कि भी आप कॉन्शियसनेस कह सकते हो आप इस चीज को। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एक्स्ट्रावर्जन, भाई आप ओपन अप होके या लोगों से खुल के बात कर रहे होते हो। फिर यहाँ पे एग्रीएबल, जी हाँ, लोगों की बात मानते हो, अपनी बात मनवा भी लेते हो। और लास्ट में जो है कि न्यूरोटिज्म। ये जो 5 फैक्टर हैं इनको बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिटेलर दैट बाइज एट लेस देन रेगुलर होलसेल प्राइस। कहता है वो रिटेलर है ना जो थोक कीमतों पर या थोक कीमतों से कम पर माल खरीदता है और खुदरा कीमतों से कम पर माल बेचता है। ये आपके आस पड़ोस में बहुत सारे मिल जाएंगे। कहता है बराबर वो एक व्यक्ति या एक ग्राहक दुकानदार है ना, बाकी से सस्ता दे रहा होता है, तो उसको भी कहीं ना कहीं से सस्ता मिल रहा होगा, यानी कि वो मार्केट से सस्ता आपको दे रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में उसको क्या कहेंगे? तो यहाँ पे देखिए उसको कहा जाता है ऑफ प्राइस रिटेलर। ठीक है, ऑफ प्राइस रिटेलर उसको यहाँ पे कहा जाता है। नेक्स्ट, द सिस्टमैटिक सर्च फॉर न्यू प्रोडक्ट आइडियाज। कहते हैं कि भी नए प्रोडक्ट आइडियाज के लिए जो सिस्टमैटिक सर्च है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको कहा जाता है आइडिया जनरेशन। ठीक है भाई, या आइडिया ये कहा जाएगा कि विचार निर्माण इसको कहा जा सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है? सिस्टमैटिक सर्च करी जाती है क्या? एक नए प्रोडक्ट आइडिया को लेकर। फिर यहाँ पे कहते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष ज्ञान या विशेषज्ञता को लागू करने की क्षमता है। तो विशेष ज्ञान क्या है या विशेषज्ञता को लागू करने की क्षमता है, क्या कहते हैं उसको? तो द एबिलिटी टू अप्लाई स्पेशलाइज्ड नॉलेज और एक्सपर्टाइज। भाई आपके पास एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टाइज है और आप एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज को अप्लाई करना जानते हो, तो ऐसी स्किल्स को किस नाम से जाना जाता है? तो इनको जाना जाता है टेक्निकल स्किल्स से। ठीक है, क्या कहते हैं इनको? टेक्निकल स्किल। जी हाँ, यही इसका सही आंसर है, टेक्निकल स्किल के नाम से। उसके बाद द टेंडेंसी ऑफ पीपल टू एसोसिएट टू इवेंट्स व्हेन in reality there is no connection between them is known as। देखिए ध्यान से, कहते हैं कि भी दो लोगों की दो घटनाओं को जोड़ने की जो प्रवृत्ति होती है, जबकि असल में उन दोनों घटनाओं में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन हमको लगता है कि हाँ ये दोनों में कोई रिलेशन है। तो ऐसी काल्पनिक वास्तविकता को हम यहाँ पे किस नाम से जानते हैं? तो इसको यहाँ पे कहा जाता है इल्यूजरी।
इल्यूजरी, यानी कि दिखावटी कोरिलेशन होता है, इसको हिंदी में कहते हैं दिखावटी कोरिलेशन। बोले असल में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन लगेगा कि हाँ इन दोनों घटनाओं का आपस में कोई रिलेशन है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है और इसका आंसर नंबर जो है कि ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक व्यवसाय खरीदारी स्थित जिसमें खरीदार उत्पाद विनिर्देशों, कीमतों, शर्तों या आपूर्तिकर्ताओं को संशोधन करना चाहता है। ध्यान दो, एक व्यावसायिक खरीदारी स्थिति में, व्यावसायिक खरीदारी स्थिति जिसमें जो भी बायर होता है ना, वो चाहता है कि जो प्रोडक्ट है ना उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाए, जो कीमतें उनमें थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, जो कंडीशंस यहाँ पे है ना यार नहीं वो ठीक नहीं, उनमें थोड़ा सा संशोधन करना चाहो, या फिर आपूर्तिकर्ताओं को नहीं भाई मुझे ये पर्सन नहीं दूसरा पर्सन आगे सप्लाई देकर जाए। तो ऐसी जो खरीदारी है या ऐसी जो स्थिति बन जा रही है, उस स्थिति को किस नाम से, तो इसको कहा जाता है अभी मॉडिफाइड रीबाई के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मॉडिफाइड रीबाई, यानी कि संशोधित, ठीक है, हिंदी में कहते हैं इसको संशोधित पुनर्खरीद कह सकते हो, पुनर्खरीद, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कहता है प्रिसीव्ड फेयरनेस ऑफ द अमाउंट एंड एलोकेशन ऑफ रिवार्ड्स अमंग इंडिविजुअल इज नोन एज, तो कहते हैं व्यक्तियों के बीच पुरस्कारों की राशि और आवंटन की उचित निष्पक्षता कहलाती है क्या? सीधी सी बात है भाई, निष्पक्षता किसकी? बोले आवंटन, तो कहाँ है आवंटन? ये रहा डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस इज द राइट आंसर। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो जापानीज टर्म फॉर एन ऑर्गेनाइजेशंस कमिटमेंट टू कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, तो कहते हैं निरंतर सुधार के लिए एक संगठन की प्रतिबद्धता के लिए जो जापानीज शब्द का इस्तेमाल करा जाता है वो क्या है? तो वो काइजेन है भाई, ध्यान में रखो, काइजेन एक जापानीज शब्द है। जब यहाँ पे कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने इंप्रूवमेंट के लिए लगातार कोशिश करती है, फोकस करती है और लगातार कंटिन्यूसली अपने इंप्रूवमेंट्स के फोकस करके रखती है, तो ऐसी कंडीशन में उसको कहा जाता है काइजेन। द नेक्स्ट, एक मुद्रा जो विदेशी बाजार में एक केंद्रीय भूमिका निभाती है उसको तो व्हीकल करेंसी कहा ही जाता है भाई। कौन सी करेंसी? व्हीकल करेंसी उसको कहा जाता है। जैसे कि भी डॉलर, ठीक है, डॉलर क्या है? डॉलर एक व्हीकल करेंसी ही तो है। किसी भी देश को यहाँ पे ट्रेड करना है, विदेशी ट्रेड करना है, तो वहां पे वो क्या यूज करेगा? डॉलर। तो डॉलर क्या है? एक व्हीकल किसके रूप में? करेंसी के रूप में काम कर रहे थे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारे पास, वो कहता है कर्मचारी संघ में शामिल होने के लिए स्वतंत्र है या नहीं, और लोग अस्वीकार करते हैं, जो लोग अस्वीकार करते हैं किसमें? बोले यूनियन में ज्वाइन होना। अगर उन्होंने अस्वीकार कर दिया तो उन्हें यूनियन बकाया राशि का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ओपन शॉप। ये क्या होता है? देखो, यूनियन आप लोगों ने सुनी होगी, कहते हैं कर्मचारियों की यूनियन, ठीक है, कर्मचारी यूनियन। अब यहाँ पे कहा गया है कि भी जब कोई ऐसी यूनियन है जो कि किसी भी कर्मचारी को फ्री छोड़ती है, भी तुमने ज्वाइन होना है या नहीं होना, तुम्हारी मर्जी, और जो भी ज्वाइन होने के बाद फिर कहता है कि नहीं मैं या ज्वाइन नहीं होना चाहता, मना कर देता, तो उसको क्योंकि यूनियन की एक फीस होती है, ठीक है, एक फीस क्या डोनेशन कह सकते हो आप, कहते हैं कि भी डोनेशन करना होता है कर्मचारियों को, वो डोनेशन देने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो उस मेथड को हम कहते हैं ओपन शॉप मेथड, यानी कि यहाँ पर कर्मचारी फ्री हैं, भाई आप ज्वाइन होना चाहते हो तो हो जाओ, नहीं होना चाहते हो तो मत, तो तुम्हारी मर्जी है। नेक्स्ट, एक प्रवृत्ति जिसमें आश्रित चर समय के साथ एक स्थिर दर पर बदलता है। तो देखो, एक ट्रेंड, एक प्रवृत्ति की बात कर रहे हैं इधर, एक ट्रेंड है जिसमें जो डिपेंडेंट वेरिएंट है ना, डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो उसमें लगातार बदलाव आता है, कांस्टेंट, एक जैसा बदलाव लगातार आता है, दर और एक निश्चित दर पर उसमें लगातार बदलाव होता रहता है समय के आधार पर, तो उसको हम यहाँ पे लीनियर ट्रेंड कहते हैं। जैसे कि भी मैं इस लाइन को खींच रहा हूँ, तो एक प्रॉपर, देखिए मैं अगर ग्राफ को इधर मिला के चलता हूँ तो जितना चेंज इधर हमारे पास हो रहा है या जो भी सिचुएशन है उतना ही चेंज इधर भी, यानी कि समय के साथ साथ इसमें अप ऊपर की तरफ चेंज हो रहा है, ये इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। ये कौन सा है? ये लीनियर ट्रेंड कहलाता है। क्या कहलाता है? लीनियर ट्रेंड कहलाता है। मैं इसको ग्राफ को पूरा बना के दिखा देता हूँ आपको ताकि समझ में आ जाए। कहते हैं कि भी लाइन से जो ट्रेंड दिखाई दे उसको लीनियर ट्रेंड कहते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट, हाँ बिल्कुल सही आंसर है नंबर 2, लीनियर ट्रेंड। तो इसी के साथ मेरे दोस्तों, मेरे बंधुओं, हमारा जो लेक्चर है आज का एंड हो चुका है यहीं पे। मेरी बस आप लोगों से यही गुजारिश है कि अगर आप
अपने एस्टेट का एक बहुत ही बढ़िया अटेम्प्ट देना चाहते हो, एस्टेट को क्रैक करना चाहते हो, तो हमारे क्वालिटी कोर्स को जरूर से भी जरूर यहां पर एक बार इस्तेमाल करना, पढ़ के देखना। आपको अच्छा लगे तो ठीक है, और मोस्टली आपको लगेगा अच्छा। तो जाते वक्त फिर से मैं आपको एक ही रिक्वेस्ट करके जा रहा हूं कि हमारी जो एप्लीकेशन है एग्जाम फैक्ट एकेडमी, इसको डाउनलोड करें, और बहुत सारे जो फ्री कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज आपको मिल रही हैं, फ्री टेस्ट है, पीडीएफ नोट्स है वगैरह, इनके बेनिफिट आप उठाएं, और एक नॉमिनल फीस से इनरोल करा के एस्टेट के लिए और दूसरे कई टीचिंग एग्जाम्स के लिए की प्रिपरेशन के लिए अपने आप को तैयार करना चाहते हैं, तो हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। तो मिलते हैं नए लेक्चर में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।